आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 6C6 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक दरवाज़ा खुला और जूलिया कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा हमेशा की तरह बिल्कुल अलग था। उस व्यक्ति को कीमिया की देवी के रूप में जाना जाता है और उसका नाम जूलिया ऑनॉड है। मौन। एक पल के लिए न तो आदित्य और न ही वॉटसन कुछ बोले। आदित्य अपनी आंखों के सामने खड़ी उस आकृति को देखता रहा। उसके सामने खड़ी उस महिला का वर्णन हजारों तरह से किया जा सकता था। उसे देखकर आदित्य यह नहीं बता सकता था कि उसका दिल कितना स्तब्ध था। आदित्य के सामने खड़ी महिला ने अभी भी नौकरानी की वर्दी पहनी हुई थी, जो उसने नौकरानी का भेष धारण करते समय पहनी थी। अब जब वह अपना चेहरा छिपाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, तो आदित्य आखिरकार डाइंग आइल महाद्वीप की सबसे खूबसूरत महिला का चेहरा देख पाया। वह वही महिला थी जो उसकी पत्नी थी। उसके लंबे बैंगनी बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंचते थे। उसके बाल हमेशा दो गंदे निचले पिगटेल में बंधे होते थे और उसकी चमकदार बैंगनी आंखों और आकर्षक चेहरे के ठीक ऊपर एक चौकोर फ्रिंज लटकता था। चमकती बैंगनी आंखें आदित्य की प्रतिक्रिया को एक मनोरंजक मुस्कान के साथ देखती थीं जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती थी। वह अपनी पतली काया के बावजूद आकर्षक ढंग से खड़ी है। उसके बारे में कुछ दिलचस्प है, शायद यह उसका संयम है या शायद ये बस उसकी संगति है। उन चमकदार बैंगनी आंखों को देखकर युवा ड्रैगन खुद को उसके आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ पाया। उसकी सुंदरता युद्धों का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। जब उसने अपनी आंखें उस पर रखीं तो उसकी पिछली दुनिया की सभी मॉडल और अभिनेत्रियां औसत महसूस करने लगीं। उसका फिगर घंटे के आकार का था। ऐसा लगता है कि उसकी नौकरानी की वर्दी उसके कर्व्स को छिपा नहीं पाए। 5 फीट 6 इंच की ऊंचाई पर खड़ी जूलिया की खूबसूरती खुद को देवी की उपाधि देने के लिए काफ़ी थी। अपने 2 जन्मों में आदित्य को कभी भी अपनी पत्नी जितनी खूबसूरत महिला नहीं मिली। इस पल आदित्य को भी एहसास हुआ कि वह कितना भाग्यशाली है। उसे समझ में आ गया कि दुनिया भर के लाखों पुरुष उससे ईर्ष्या क्यों करते हैं। पूरे 5 मिनट तक आदित्य ने अपनी आंखें नहीं झपकाईं। जितना ज्यादा वह जूलिया को देखता उतना ही ज्यादा उसे देखता रहना चाहता। उसकी आंखों में कोई वासना नहीं थी, हालांकि नर ड्रैगन्स को सक्कुबस जाति के बाद दूसरी सबसे ज्यादा वासना के लिए जाना जाता है। क्या तुमने देखना बंद कर दिया है? जूलिया ने चिढ़कर पूछा। हालांकि जूलिया ऊपर से गुस्से में लग रही थी, लेकिन अंदर से वह बहुत खुश थी। ज्यादातर समय जूलिया अपना चेहरा छिपा लेती थी क्योंकि उसे अपने शरीर पर दूसरे पुरुषों की कामुक निगाहें पसंद नहीं थीं। उसे जो बात खुश करती थी वह ये थी कि आदित्य उसे वासना से नहीं देखता था। उसकी आंखों में सिर्फ गर्मजोशी और प्रशंसा थी। जूलिया ने आखिरकार अपनी पहचान उजागर करने का फैसला किया है। आदित्य से हुई बातचीत के बाद उसे यकीन हो गया कि उसका पति बदल गया है। जूलिया आदित्य को एक मौका देना चाहती थी। पहले आदित्य की जिंदगी शराब के इर्द गिर्द ही घूमती थी, लेकिन अब जब वह बदल गया है तो वह उसे बेहतर भविष्य के लिए सहारा देना चाहती है। आज सुबह भी उसने अपने वफादार बटलर वॉटसन से थोड़ी बातचीत की। मौजूदा आदित्य को किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसकी मदद की ज़रूरत है। अगर उसका छोटा सा योगदान आदित्य को एक महान व्यक्ति बनने में मदद कर सकता है तो उसे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे माफ़ करें। आदित्य ने अपनी धड़कन कम करने की कोशिश करते हुए दूसरी ओर देखा। मुझे ये जानकर शर्म आ रही है कि मिस ऑनॉड पिछले 2 सालों से मेरी नौकरानी के रूप में काम कर रही है और मैं उसे पहचान नहीं पाया। आदित्य ने सोचा कि डाइंग आइल महाद्वीप के लोग क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी देवी किसी निम्न स्तर के शराब के आदी व्यक्ति के लिए नौकरानी के रूप में काम कर रही है। आपको मुझे औपचारिक रूप से संबोधित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे जूलिया कह सकते हैं। आदित्य ने जो सोचा था उसके विपरीत, भले ही जूलिया ने अपनी पहचान बता दी थी, फिर भी वह वही जूलिया थी जिसे वह जानता था। उसके व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया था, जिससे आदित्य को बहुत राहत मिली क्योंकि वह भी किसी घमंडी राजकुमारी से निपटना नहीं चाहता था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जूलिया, क्या तुम्हारे पास उनके अपंग मन हृदय को ठीक करने का कोई तरीका है? अगर जूलिया सचमुच उनके अपंग मन हृदय को ठीक कर सकती है तो कम से कम समय में आदित्य के पास दूसरे दर्जे के योद्धाओं की एक सेना बनाने की शक्ति होगी। जब किसी साधक का मन हृदय अपंग हो जाता है तो वह व्यक्ति वायुमंडल से मन को इकट्ठा करने की अपनी क्षमता खो देता है। आंतरिक प्रकार के साधकों के लिए इसका मतलब होगा कि उनके साधना वाहक का अंत हो जाएगा, लेकिन शरीर प्रकार के साधकों के लिए, चूंकि उनका मुख्य ध्यान अपने शरीर को हथियार की तरह मजबूत बनाना था, इसलिए भले ही मन हृदय अपंग हो, वे अपनी सारी ताकत नहीं खोते। यही कारण है कि वाटसन द्वारा खरीदे गए दासों में अभी भी प्रथम श्रेणी के योद्धाओं की ताकत थी। अगर जूलिया उनके अपंग माने दिलों को ठीक कर सकती है तो आदित्य गुलाम व्यापारी से अपंग माने दिलों वाले सभी शारीरिक कल्टीवेटर खरीद सकता है और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर सकता है। उसे गुलामों के विश्वासघात के बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि गुलामों का अनुबंध गुलामों को उसके साथ विश्वासघात करने से रोकेगा। मैं अपंग हृदय को ठीक करने की विधि जानता हूँ, लेकिन असली मुद्दा सामग्री है। आपको क्या सामग्री चाहिए? मैं सामग्री खरीदने के लिए हमारे पास बची हुई सारी रकम लगाने को तैयार हूँ। आदित्य आज कर के रूप में अर्जित सभी स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। 7 द्वितीय श्रेणी के योद्धा होने से उसके राज्य की ताकत में बहुत वृद्धि हो सकती है। यहाँ तक कि उसके अधीन रहने वाले 2 रईसों के पास भी केवल 4 द्वितीय श्रेणी के योद्धा हैं। द्वितीय श्रेणी के योद्धाओं में सबसे कमजोर योद्धा आसानी से 100 शीर्ष प्रथम श्रेणी के योद्धाओं को मार सकता है। प्रथम श्रेणी के योद्धाओं और द्वितीय श्रेणी के योद्धाओं के बीच का अंतर शेर और ड्रैगन की तुलना करने जैसा है।
मास्टर, मुझे जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वे हैं वाइवन का दिल, फीनिक्स ऐश और पॉइजनबेरी फूल। चूंकि वाइवन का दिल प्राप्त करना बहुत महंगा होगा, इसलिए मैं इसे मास्टर के खून की एक बूंद से बदल सकता हूँ। चूंकि ड्रैगन वाइवन से बेहतर हैं। फीनिक्स ऐश में एक छिपी हुई संपत्ति है जो घायल अंगों को ठीक कर सकती है। पॉइजनबेरी फूल के बारे में क्या? आदित्य ने सोचा कि पॉइजनबेरी का उपयोग जहर बनाने के लिए किया जाता है। ड्रैगन के खून में बहुत ज्यादा जीवन शक्ति होती है, खून की एक बूंद में भी बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। मुझे मैना हॉर्ट को फिर से चालू करने के लिए उस ऊर्जा की जरूरत है। जब फीनिक्स ऐश को ड्रैगन के खून में मिलाया जाता है तो छिपी हुई हीलिंग प्रॉपर्टी सक्रिय हो जाती है जो अपन मैना हॉर्ट को ठीक कर देती है। लेकिन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जूलिया ने वॉटसन की ओर देखा जो भी आश्चर्यचकित था। जब साधक का हृदय अपंग हो जाता है तो उसके शरीर में बहुत सारी अशुद्धियां जमा होने लगती हैं। ये अशुद्धियां मन के मार्ग को अवरुद्ध कर देंगी। जब पॉइजनबेरी फूल का उचित अनुपात में उपयोग किया जाता है तो ये हमें एक ऐसा पदार्थ देता है जो सभी अशुद्धियों को साफ कर सकता है। अच्छा वॉटसन, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? आज हमने जो पैसे कमाए हैं उनसे सारा सामान खरीद लो। युवा मास्टर, जहरबेरी के फूल सस्ते नहीं होते और प्रत्येक फूल की कीमत 15 शाही सोने के सिक्कों तक हो सकती है। साथ ही सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में कुछ दिन लग सकते हैं। NOVAElban.com पर नए अपडेट प्राप्त करें। कोई बात नहीं, हम कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आदित्य कल रईसों पर हमला करने वाला था। उसे और भी काम निपटाने थे। वॉटसन जाने वाला था लेकिन तभी आदित्य ने उसे रोक दिया। जाने से पहले कम से कम 100 गुलाम खरीदना सुनिश्चित करें जिन्हें हम अपने सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकें। अब जब आदित्य के पास 7 भूतपूर्व शारीरिक साधक थे तो वह उनके साथ बहुत कुछ कर सकता था। वे 7 अपने अनुभव का उपयोग नए युवा सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कर सकते थे। वॉटसन के जाने के बाद आदित्य और जूलिया साथ साथ चले। मास्टर, आपको अपने सैनिक बनने के लिए गुलामों की क्या ज़रूरत है? आप हमेशा नए सैनिकों की भर्ती कर सकते हैं। कृपया मुझे मास्टर कहना बंद करो। तुम मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुला सकते हो। आदित्य को ये जानकर असहज महसूस हुआ कि उसकी पत्नी उसे मास्टर कह रही है। हालांकि आदित्य के मन में अभी भी उसके साथ चल रही महिला के लिए कोई भावनाएं विकसित नहीं हुई थीं, फिर भी वह नाम की ही उसकी पत्नी थी। आदित्य उसे वह सम्मान देना चाहता था जिसकी वह हकदार थी। जहां तक आपके सवाल का सवाल है, एक औसत सैनिक का वेतन प्रति माह 1 सोना है। हम पहले से ही अपने 100 सैनिकों को 100 सोने के सिक्के दे रहे हैं। हमारी वर्तमान वित्तीय स्थिति में मैं सैनिकों की भर्ती में निवेश नहीं करना चाहता, जबकि मैं सिर्फ गुलाम खरीद सकता हूं और उन्हें सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकता हूं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य ने अपने बचे हुए 100 सैनिकों को 5 महीने से वेतन नहीं दिया है। ज्यादा सैनिकों की भर्ती करने पर ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, लेकिन अगर वह अपने नए सैनिकों को जो वेतन देने जा रहा है उसका इस्तेमाल गुलामों की ताकत बढ़ाने के लिए संसाधनों में किया जाए तो आदित्य को ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही एक बार जब उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी तो आदित्य गुलामों को भी हर महीने थोड़ी बहुत तनख्वाह देने की योजना बना रहा है। लेकिन गुरु, मेरा मतलब है आदित्य, अगर लोगों को पता चल गया कि आप गुलामों को सैनिकों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। हर राजा को अपनी छवि की सबसे ज्यादा परवाह थी, इसलिए उन्होंने कभी भी गुलामों को सैनिक नहीं बनाया। जूलिया, मुझे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई अच्छी प्रतिष्ठा थी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि दूसरे राजा इस तरह का उपयोग क्यों नहीं करते। शराब की लत के कारण आदित्य की सबसे पहले थी एक नकारात्मक छवि। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी प्रतिष्ठा या छवि की परवाह नहीं करता हो। किसी भी चीज से ज्यादा जिसका मतलब था वह शक्ति थी। इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ थी। ठीक है, अगर पत्थर के पत्थरों की बर्बादी है तो मेरे पास इफे के लिए कुछ है। आदित्य ने अपनी जर्नी और जूलिया की ओर देखा। जब तक आप मुझसे दवा सामग्री खरीद कर देते हैं, मैं एक सितारा औषधि बना सकता हूं जो प्रथम श्रेणी के साधकों के लिए पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मैं जिस औषधि की बात कर रहा हूं वह बाजार में है। दवा की उपलब्धता की तुलना में यह बहुत सस्ती है। दवा बनाने के लिए सामग्री की कीमत प्रति दवा केवल 50 चांदी के सिक्के होगी। जूलिया को बाजार या इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब भी उसे अतीत में पैसे की बर्बादी होती थी तब वह हमेशा अपनी कीमिया कौशल का इस्तेमाल करती थी। जूलिया, क्या सुरक्षा सच में पक्की है? आदित्य ने अपने चेहरे पर अपनी भावनाओं को न दिखाने की पूरी कोशिश की। ठीक है, किंगडम को सब कुछ फिर से बनाने के लिए धन की आवश्यकता है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं वाटसन से सामग्री साझा करने के लिए कह सकता हूं। जूलिया को यकीन नहीं था कि आदित्य उनकी सलाह से सहमत होंगे या नहीं। उसके आवाज में अभी भी झिझक का संकेत था। जूलिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। जब आदित्य ने अपना सिर झुकाया तो अचानक कीमिया की देवी ने अपनी आंखें मूंद लीं। तुम्हें अपना सिर झुकाने की कोई बर्बादी नहीं है, जूलिया ने तुरंत दिया जवाब। तो हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? 50/50 कैसा रहेंगे? आदित्य ने खुद को शांत करते हुए पूछा। जब तक आप मुझसे कुछ वादे करते हैं मुझे मुनाफे की जरूरत नहीं है, जूलिया ने झिकते हुए कहा। जब तक ये मेरी ताकत है मैं कुछ भी वादा करूंगा। मैं महल में अपनी मोटरसाइकिल बनाने की योजना बना रही थी। मैं चाहता हूं कि आप मुझे उन निधियों से मदद दिलाएं जो मुझे अपनी कीमिया खोजने के लिए चाहिए। जूलिया को कीमिया की देवी के रूप में जाना जाता था।
जब वह अपने माता पिता के साथ रहती थी तो जूलिया के पास हमेशा उसके शोध के लिए आवश्यक सामग्री होती थी। लेकिन अज्योर शहर में आने के बाद धन की कमी के कारण वह अपनी कीमिया की पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ थी। आदित्य को इतनी मोटी रकम देखने को मिली, जूलिया को लगा कि उसने बहुत अधिक पूछताछ की है। अगर तुम चाहो तो हम टाल कर सकते हैं। नहीं, मैं सोच रहा था कि हमें आपकी टैक्सी लेनी चाहिए, आदित्य ने दिया जवाब। पिछले आदित्य ने कभी महल का पता नहीं लगाया था। हम लाइब्रेरी के बगल में एक खाली पेड बिल्डिंग है। आदित्य को कभी नहीं पता था कि उनके महल में कोई लाइब्रेरी है या नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसके बाद दोनों भावी पति पत्नी ने चर्चा की कि हीलिंग पोशन का उत्पादन कैसे किया जाएगा। आदित्य उत्पादन विधि किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था, इसलिए हीलिंग पोशन का उत्पादन अभी के लिए जूलिया की प्रयोगशाला में होने वाला था। जूलिया ने आदित्य से कुछ महिला दासियां खरीदने के लिए भी कहा था जो उत्पादन में उसकी मदद कर सकें। प्रशिक्षण मैदान में दृश्य परिवर्तन। ट्रेनिंग ग्राउंड जो कभी सैनिकों की ट्रेनिंग से भरा रहता था अब खाली था। ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच में वॉटसन द्वारा पहले खरीदे गए 7 गुलाम अपने स्वामी के सामने खड़े थे। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 7 अध्याय 7। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 7C7 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस्तारिन राजवंश डिंग आइल महाद्वीप के सबसे छोटे राज्यों में से एक था, जो कि असेंबली के हिस्सों में समुद्र के पास स्थित था। कहा जाता है कि इस्तारिन राजवंश की स्थापना तब हुई जब सभी स्थानीय मछुआरे एक ही शासन के अधीन आए। जब आदित्य को शाही परिवार से बाहर कर दिया गया तो इस्तारिन राजवंश के राजा अहमद ने आदित्य को गोद लेने का निर्णय लिया ताकि जब बूढ़ा अहमद मर जाए तो युवा ड्रैगन राजवंश कायम रहे। बुजुर्ग अहमद ने 9 साल पहले एक जानलेवा हमले में अपनी पत्नी और बेटे को खोया था। उसके बाद उसकी पत्नी से बेहद प्यार करने वाले अहमद ने कभी किसी से शादी नहीं की और बुढ़ापे में ही मर गया। इस्तारिन राजवंश बहुत छोटा था, जिसका विज्ञापन केवल 23 वर्ग किलोमीटर था। डाइंग आइल महाद्वीप के सबसे छोटे राज्यों में से एक होने के बावजूद इस्तारिन राजवंश इस भूमि में पाए जाने वाले प्राकृतिक खनिजों की वजह से फलने फूलने और समृद्ध होने में कामयाब रहा। 3 साल पहले अहमद की मौत होने तक राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत स्थिर थी। जब आदित्य राजा बने तो उनके वस्त्र और शराब के प्रति उनकी नियुक्ति ने इस्तारिन साम्राज्य के 2 रईसों को दलाल बनने का मौका दिया। किसी राजा के नियंत्रण में न होने के कारण 3 वर्षों में दोनों राजाओं ने पूरे इस्तारिन साम्राज्य को लूट लिया। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था गिर गई। यहाँ तक कि राजधानी जो राज्य का सबसे समृद्ध शहर माना जाता था वह भी गिर गया। लोगों और कुलीनों को राजा से कोई परेशानी नहीं थी, जो शराब की लत थी। परिणाम स्वरूप इस्तारिन राजवंश में अपराध दर बढ़ता गया। एक समय जो राजवंश बहुत समृद्ध था अब उसके अवशेष नष्ट हो रहे हैं। इससे 2 राज्य जहाँ इस्तारिन अन्य राजवंश की सीमा दिखती है बहुत खुशी हुई। इस्तारिन राजवंश महाद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित था। इस राजवंश के उत्तर में नेपोका साम्राज्य के साथ और उत्तर पश्चिम में जुलुक्स राजवंश के साथ साझा जगह थी। दक्षिण में राजवंश की सीमा सिल्वर मिडो ग्रोव के जंगल से जुड़ी थी। महाद्वीप के तट पर स्थित होने के कारण राजवंश के पास कुछ ऐसा था जो अधिकांश राज्यों के पास नहीं था, और वह समुद्र तक पहुंच गया था। 3 राज्यों का एक मोटा नक्शा बनाया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे देख सकते हैं। इस्तारिन राजवंश बंदरगाह बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू करने के लिए सबसे रणनीतिक स्थान पर था। दुर्भाग्य से पिछले राजा अहमद ने कभी भी कोई बंदरगाह बनाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वह डरता था, क्योंकि उत्तर में स्थित नेपोका साम्राज्य की भी इसी कारण से इस्तारिन राजवंश पर नजर थी। महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर बंदरगाह बनाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान और कम समय लेने वाला हो जाएगा। इस बंदरगाह के निर्माण से मिलने वाले सिक्कों का बड़ा हिस्सा युद्ध शुरू करने के लिए पर्याप्त था। राजा अहमद के समय में यह भविष्यवाणी की गई थी कि इस्तारिन की भूमि में प्राकृतिक संसाधन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आने वाली पीढ़ी को आय का नया स्रोत खोजना होगा। हालांकि राजा अहमद ने बंदरगाह के निर्माण में कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ाया, क्योंकि इससे नेपोका साम्राज्य के साथ युद्ध शुरू हो सकता था। हालांकि आदित्य राजा अहमद से बहुत अलग था। प्रधानमंत्री के लिए काम करने वाले व्यक्ति होने के नाते आदित्य की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह बंदरगाह शहर बनाने की योजना को सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि दूसरे राज्य की नज़र उन पर है। इस दुनिया में छोटे छोटे राज्यों और राजवंशों के क्षेत्र बदलते रहे, शांति नहीं थी। वर्तमान समय में भी डाइंग आइल पर स्थित 2 छोटे छोटे राज्य थे जो युद्ध कर रहे थे। जब भी युद्ध होता था तो पड़ोसी देशों को सबसे अधिक लाभ मिलता था। कभी कभी पकड़े गए योद्धाओं को अपंग बनाकर गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। यानी जब भी युद्ध शुरू होता था तो बाजारों में गुलामों की संख्या भी बढ़ जाती थी। अगर आदित्य एक मजबूत राज्य बनाना चाहता था तो उसे अंततः बंदरगाह शहर बनाने की अपनी योजना शुरू करनी होगी। इसका मतलब है कि नेपोका साम्राज्य के साथ टकराव कुछ ऐसा था जो आने वाले महीनों में होगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे पहले कि युवा ड्रैगन अपनी योजना शुरू करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके, उसे अपने राज्य से कीटों को साफ करना होगा। आदित्य पिछले कुछ समय से रईसों से निपटने के बारे में सोच रहा था। सौभाग्य से किस्मत उसके पक्ष में थी।
क्योंकि उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसे अपन मन दिल वाले गुलामों का उपयोग करने दे सकता था। सर, मेरा नाम स्कॉट यंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक डार्क एल्फ हूँ। आदित्य के सामने 22 साल का एक युवक था जो आदित्य के बराबर ही लंबा था। डार्क एल्फ होने के कारण स्कॉट की त्वचा दूसरों की तुलना में ज्यादा काली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि स्कॉट बदसूरत था। दरअसल स्कॉट एक खूबसूरत युवक था जिसके छोटे नुकीले काले बाल और भूरी पुतली थी। स्कॉट एक बेहतरीन धनुष चलाने वाला व्यक्ति था। मैं टायलर रयान हूँ। टायलर एक मांसल शरीर वाला व्यक्ति था। वह 6 फीट लंबा था। टायलर की उम्र लगभग 39 वर्ष थी। उसके हाथों पर निशान और गाल पर लंबा निशान इस बात का सबूत था कि वह लड़ाई में कितना अनुभवी था। गुलाम बनने से पहले टायलर ने कई युद्ध लड़े थे। जब उसका सामना तीसरे दर्जे के बॉडी कल्टीवेटर से हुआ, तभी उसका मैनाहॉट अपंग हो गया और उसे गुलाम के रूप में बेच दिया गया। स्कॉट के विपरीत टायलर एक महान तलवार उपयोग करता था। नाथन ने एक असली निंजा की तरह अपने नाक और मुंह को मास्क से ढक रखा था। केवल उसकी आंखें और गालों का ऊपरी हिस्सा ही देखा जा सकता है। नाथन के बाल गहरे लाल थे जो उसकी बाईं आंख और लाल पुतली को ढके हुए थे। नाथन अपने लक्ष्य द्वारा पकड़े जाने से पहले एक हत्यारा हुआ करता था जिसे वह मारने वाला था। उसके मन दिल के अपंग हो जाने के बाद वह एक गुलाम बन गया। टायलर के विपरीत नाथन एक खंजर उपयोग करता है और उसका वर्ग हत्यारा था। मैं जोश डावसन हूँ। जोश शेर जनजाति का एक आदमी था। इस दुनिया में विभिन्न जातियां एक साथ रहती हैं। उन जातियों में से एक शेर जनजाति थी। शेर जनजाति के पास एक इंसान का शरीर और शेर का चेहरा था। उनके पूरे शरीर मोटे फर से ढके हुए थे। किसी भी जानवर की जाति का आदमी और औरत इंसानों से कहीं ज्यादा मजबूत और मांसल था। भले ही जोश ने अपनी साधना खो दी थी, लेकिन एक जानवर आदमी होने के नाते उसके पास अभी भी इतनी कच्ची शक्ति थी कि वह दूसरे दर्जे के इंसान को भी चीर सकता था। ड्रैगन के बाद शेरों के पास सबसे कच्ची ताकत थी। किसी भी अन्य जानवर आदमी की तरह जोश 7 फीट लंबा था और उसका शरीर मांसल था। जोश के बाल लाल थे और वह अपने हथियार के रूप में एक विशाल हथौड़ा का इस्तेमाल करता था। NOVLB.com पर लाटस्ट उपन्यास। मैं एम्बर लॉरेंस हूँ। कृपया मुझे ये सुंदर किमोनो देने के लिए मिस जूलिया का धन्यवाद करें। यहाँ एम्बर भी लोमड़ी जाति की एक जानवर थी। जोश के विपरीत एम्बर का शरीर 5 फीट 6 इंच लंबा था। उसके लंबे पीले बाल, लोमड़ी के कान और 9 रोएदार पूंछें थीं। उसकी पूंछ का रंग उसके पीले बालों जैसा ही था। लोमड़ी जाति की महिलाओं को सक्कुबस जाति के बाद दूसरा सबसे आकर्षक माना जाता है। किसी भी अन्य लोमड़ी जाति की महिला की तरह एम्बर के पास एक आकर्षक शरीर था जिसे उसने लाल किमोनो पहनकर छिपाने की कोशिश की थी, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। ऐसा लगता था कि उसकी पीली पुतलियों से कुछ भी नहीं बच सकता। ये शर्म की बात थी कि एम्बर के चेहरे पर लंबे निशान थे जिसके कारण कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था। मैं एलेनोर रीड हूँ। एलेनोर इंसान थी। एलेनोर के लंबे काले बाल थे जो उसकी आंखों को ढांकते थे। वह थोड़ी शर्मीली लग रही थी। नाथन की तरह एलेनोर भी हत्यारे के रूप में काम करती थी। मैं हेनरी वार्ड हूँ। हेनरी एक और इंसान था जिसे वॉटसन ने खरीदा था। हेनरी एक छोटे राजवंश का कमांडर था, लेकिन युद्ध में उसकी सेनाएं मारी गईं और उसे पकड़ लिया गया। दुश्मन ने उसे गुलाम के रूप में बेचने से पहले कई दिनों तक प्रताड़ित किया। हेनरी के पास एक सामान्य तलवार थी। दूसरों के विपरीत उसकी आंखों में ठंडक और घृणा अधिक स्पष्ट थी। उसे देखकर ही कोई बता सकता था कि वह खून का प्यासा था। उनमें से 7 किसी अनोखी चीज में माहिर हैं, शायद एलेनोर को छोड़कर। मुझे नहीं पता कि उसकी क्या खासियत है। जो भी मैं उससे बाद में पूछूंगा। 7 गुलामों में से ऐसा लगता है कि जूलिया को एम्बर पसंद आ गई है। चूंकि उनमें से 7 किसी अनोखी चीज में माहिर हैं, इसलिए मैं नए भर्ती किए गए सैनिकों को 7 डिवीजनों में विभाजित कर सकता हूं और उनमें से 7 को अपने डिवीजन के नए सैनिकों को प्रशिक्षित करने दे सकता हूं। आदित्य ने उन 7 को 7 डिवीजनों के भावी प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया था। प्रत्येक डिवीजन अद्वितीय होगा और एक चीज में माहिर होगा। भविष्य में 7 गुलाम विश्व प्रसिद्ध सेनापति बनेंगे जिनका सामना कोई भी साम्राज्य नहीं करना चाहेगा। एक साधारण परिचय के बाद आदित्य ने अपनी शक्ति और योग्यताओं के बारे में बताया। 1 घंटे तक चलते चलते फिर आदित्य एक बांसुरी मूंछ के साथ वहां चला गया। आदित्य वाटसन से बहुत प्रभावित हुए। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अंदर की सुविधा को प्रदर्शित किया। योजक चिन्ह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शाम के अंत में आदित्य को अंततः कुछ खाली समय मिला। एंकरे _ नाम आदित्य बनित _ जाति ड्रैगन _ ब्लेडलाइन इन्फिनोब्लेज ड्रैगन ब्लेडलाइन _ वर्तमान वर्ग युद्ध नर्तक _ वर्तमान कक्षा स्तर 05 _ सहज कौशल सबसे शुरुआती और उपयुक्त समुद्री जहाज हथियार साझेदार _ निष्क्रिय कौशल विस्फोट तरंग मोनुमान _ शक्ति 70-75 _ गति 70-75 _ शक्ति -70-75 _ स्वास्थ्य 70-75 _ मन 70-75 _ निःशुल्क आंकड़े -10 ऐसा लगता है कि निचले स्तर के हथियारों से मुझे मारने का कोई अनुभव नहीं होगा। अगर मैं अपने स्तर की बढ़त चाहता हूं तो मुझे बड़े पैमाने पर शिकार करना होगा। इस्तारिन राजवंश के राजा के रूप में मैं अपने जनरलों से पीछे नहीं हूं।
मुझे और मजबूती मिलेगी। वास्तव में आदित्य ने भविष्य के लिए 10 मुफ्त आंकड़ों का आराम का निर्णय लिया है। मेरे शुरुआती शिक्षण और अनुकूलन का उपयोग न करना लाभकारी होगा। अब जबकि आदित्य के पास अल्पावधि रूप से कुछ खाली समय था, उसने पुस्तकालय में कुछ शोध करने का निर्णय लिया। दिन का दूसरा अध्याय। अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 8 अध्याय 8। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 8C8 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हफ 29 सितंबर। ये कैसे हुआ? असंख्य शत्रुओं की लाशों पर खड़े आदित्य ने अपने से 20 मीटर दूर खड़े लोगों की ओर देखा। इस समय आदित्य ऐसे स्थान पर खड़ा था जहां असंख्य लाशें पड़ी थीं। पूरा युद्ध क्षेत्र खून से लथपथ था। असंख्य अस्त्र शस्त्र, झंडे और कवच शत्रुओं की लाशों के साथ जमीन पर पड़े थे। मैंने शुरू से ही इसके लिए कड़ी लड़ाई लड़ी, तो फिर हालात ऐसे क्यों हो गए? उसकी आवाज़ में हताशा, घबराहट, दर्द, गुस्सा और पछतावे के भाव उसके दुश्मनों को भी सुनाई दे रहे थे। इस समय आदित्य युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा था और उसके सामने अनगिनत सैनिकों की लाशें खून से लाल हो गई थीं। स्वर्ग भी मृतकों के प्रति सहानुभूति महसूस कर रहा था, क्योंकि आसमान भी थोड़ा लाल हो गया था। सूरज ढलने के साथ ही आदित्य को लगा कि उसकी सारी उम्मीदें भी राख में बदल गई हैं। ये युद्ध 1 महीने पहले शुरू हुआ था। इसने वह सब कुछ छीन लिया जो मैंने कमाया था। सिस्टम के साथ भी मैं उन लोगों को सुरक्षित रखने में विफल रहा जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। क्या मेरी जिंदगी इसी तरह खत्म होने वाली है? वर्तमान आदित्य ने कवच पहना हुआ था जो आधा नष्ट हो चुका था और उस पर दरारें पड़ गई थीं। उसका दाहिना हाथ गायब था और उसके दाहिने कंधे से लगातार खून बह रहा था। उसके शरीर पर अनगिनत छोटे छोटे घाव और कट थे। आदित्य का एक ड्रैगन पंख भी गायब था। वह केवल अपनी मजबूत ड्रैगन जीवन शक्ति के कारण जीवित था। हा, ऐसा लगता है कि तुमने ड्रैगन किंग को खो दिया है। ठहाकेदार हंसी सुनकर भले ही आदित्य इतना थक गया था कि उसका शरीर हिलना बंद हो गया था, लेकिन उस आदमी की बातें सुनकर उसका खून खौल उठा। आदित्य ने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि उनमें से खून बहने लगा। इस समय वह केवल यही चाहता था कि उस व्यक्ति को मार डाला जाए जो उसके साथ हुई हर घटना के लिए जिम्मेदार था। NoVLBN.com पर नवीनतम नॉवेल्स प्राप्त करें। मैंने तुम्हारे तथाकथित 7 जनरलों को मार डाला है। आदित्य ने स्कॉट, टाइलर, नाथन, जोश, एम्बर, एलेनोर और हेनरी के शवों को देखा। उनके मृत चेहरों को देखकर आदित्य की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और मैंने तुम्हारे वफादार बटलर वॉटसन को भी बहुत ही स्टाइलिश तरीके से मार डाला है। आदित्य ने फिर एक निश्चित दिशा में देखा जहां उसे वॉटसन की लाश दिखाई दी। उसने जो काला सूट पहना हुआ था और सफ़ेद शर्ट पूरी तरह से खून से लथपथ थी। वॉटसन की कुछ उंगलियां कटी हुई थीं, जिससे फिर से साबित हो गया कि इन लोगों ने वॉटसन को मरने से पहले प्रताड़ित किया था। अब तो बस तुम्हें मार डालना ही बाकी है, प्यारी बीवी। आदित्य का पूरा शरीर कांप उठा और वह बेतहाशा आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। लंबे गहरे लाल बालों वाले उस आदमी के पीछे 1 लाख से ज्यादा की सेना खड़ी थी। दुश्मन का लाल सितारा आकार का झंडा हवा में लहरा रहा था। जिस लड़की ने कभी उसकी दासी का वेश धारण किया था, जिससे अंततः वह प्रेम करने लगा था, उसे शत्रुओं के पास बंदी देखकर आदित्य का हृदय कांप उठा। जूलिया को पकड़ने वाला एक युवक था जिसकी उम्र करीब 25 साल थी। 5 फीट छोटे उस आदमी ने जूलिया को गर्दन से पकड़ रखा था। उसकी आंखों में वासना छिपी नहीं रह सकी। महाराज, इस खूबसूरत महिला को मारने से पहले मैंने आपको जो भी मदद की थी, उसके साथ मैं ये जानना चाहता हूं कि इस महाद्वीप की सबसे खूबसूरत महिला का स्वाद कैसा होता है। आदित्य, मेरी बात सुनो। तारा जीना है। जूलिया चिल्लाई और उसकी आंखों से आंखें झलक उठीं। जिस आखिरी चीज ने आदित्य को हमेशा के लिए छुपा कर रखा था, उसे जन्म देते हुए देखा, उस क्षण आदित्य को लगा कि उसने जीने की सारी प्रेरणा खो दी है। ब्लैक हॉर्ट की विफलता। मैं सेना के योद्धाओं का निर्माण कर रहा हूं जो अन्य क्रम के होने के बावजूद तीसरे क्रम के साधकों को मारने में सक्षम हैं। मुझे सबसे पुराना अनुभव करना है, अमोस। यदि आप ब्लैक हॉर्ट का निर्माण करना चाहते हैं, नहीं होता है, तो ड्रैगन किंग ने हमें पहले ही हरा दिया होता है। लंबे घने लाल बाल वाले आदमी ने आदित्य की ओर देखते हुए आखिरी भाग कहा। तो ये होगा कि मैं उस उपहार के बदले में यह महिला दे दूं जो मुझे दिया था। टोरकना पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक कहीं से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, वह अचानक अपनी प्रारंभिक पुष्टि करता है। आहा, हफ्फ। आदित्य तुरंत उठ खड़े हुए और जोर जोर से सांस लेने लगे। इस बार उनका दिल शांत नहीं हुआ। सपने में उसने जो कुछ देखा, उसकी तस्वीरें उसकी आंखों के सामने की सैर। हफ्फ। वह क्या था? आदित्य ने अपने गाल को हिलाया और कुछ गंध महसूस की। जब उसने शीशा उतारा तो उसने देखा कि उसकी दाहिनी आंख से खून बह रहा है। उसकी दाहिनी आंख से खूनी आंखें की तरह बह रही थी। वह सपना। आदित्य ने देखा कि उसकी भुजाएं कांप रही हैं। वह जो सपने में था वह बहुत ही सरल और यथार्थवादी था। सब कुछ बहुत वास्तविक लगा। आदित्य ने जल्दी से अपने कमरे में खाना खाने के लिए पानी से अपना चेहरा दिखाया। समुद्र तट पर पानी की लहरें छोड़े बिना आदित्य ने खुद को शांत करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया को कई बार देखा।
सब कुछ तो 29 सितंबर को हुआ था, लेकिन आदित्य की प्रारंभिक तिथि से लिफ्ट और कैलेंडर पर आज की तारीख का आकलन। लेकिन आज 6 जुलाई है। क्या इसका मतलब है कि मैंने भविष्य देखा? नहीं, नहीं, नहीं। ये कैसे संभव है? केवल कुछ विशेष वर्ग वाले व्यक्ति ही अपने जीवन के सैकड़ों वर्षों का समर्पण भविष्य की झलक देख सकते हैं। नहीं तो मेरे पास कोई वर्ग नहीं है जो मुझे भविष्य देखने के बारे में बताता है, और न ही मुझे भविष्य देखने के बारे में पता है। लेकिन मुझे अपने दाहिने हाथ में दर्द महसूस हो रहा है। अपना सिर शांत करते हुए आदित्य अपनी शाही छवि की बिल्कुल भी सराहना किए बिना सारांश पर बैठ गया। लाल तारे के आकार के झंडों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जुलुक्स राजवंश की सेना थी। लेकिन जुलुक्स राजवंश ने इस्टारिन राजवंश पर हमला क्यों किया? एरिकेमेन से दोनों राज्यों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। वॉटसन और उनके साथ भावी जनरलों की मौत को याद करते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी पत्नी को कैसे पकड़ लिया गया था, आदित्य को गुस्से में अपनी नज़र में देखने वाली हर चीज़ को नष्ट करने का मन कर रही थी। उनका गुस्सा इस हद तक पहुंच गया था कि उनका एंजल लाल कहाँ गया था और उनके शरीर से धुआं निकाला गया था। मुझे उन सभी अपराधियों के सबूत साफ साफ याद हैं। मैं भगवान की प्रार्थना खाता हूं कि 29 सितंबर से पहले मैं उन सभी को अपने हाथों से मार डालूंगा। 10 मिनट बाद आदित्य अंततः अपने आप को इस हद तक शांत करने में कामयाब हो गया कि वह अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी हुए बिना पूरी स्थिति के बारे में सोचने में सक्षम हो गया। जुलक्स राजवंश नेपोका साम्राज्य से बड़ा है। इस राजवंश के पास जितनी सैन्य शक्ति है, मुझे नहीं लगता कि नेपोका साम्राज्य भी उनसे जीत सकता है। और युद्ध के मैदान में पड़ी लाशों से यह स्पष्ट था कि जुलक्स राजवंश की सेना के आने से पहले भविष्य के में नेपोका साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे। मैं किसी तरह लड़ाई में बच गया और सभी सैनिकों को मार डाला, लेकिन इसके लिए मुझे अपना दाहिना हाथ भी खोना पड़ा। आदित्य को याद है कि उसने नेपोका राजा को जुलुक्स राजवंश के बगल में खड़ा देखा था। जिस तरह से चीजें दिख रही हैं, उससे लगता है कि जुलुक्स राजवंश और नेपोका साम्राज्य दोनों ने गठबंधन कर लिया था। लेकिन मुझे लगा कि दोनों राज्य दुश्मन हैं। दोनों राज्यों की सेनाएं अक्सर आपस में भिड़ जाती थीं। आदित्य ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और उस छोटे कमीने का चेहरा याद किया जिसने जूलिया को गर्दन से पकड़ रखा था। उस कमीने के बारे में सोचते ही आदित्य पागल हो गया। मुझे अमोस नाम के इस कमीने को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वह ब्लैक हॉट या कोई और चीज़ ढूंढ ले जिसने नेपोका और जुलेक्स साम्राज्य की सेना को पहले से ज़्यादा मजबूत बना दिया है। अमोस कमीने ने जो कहा उससे ये स्पष्ट था कि सब कुछ उसी से शुरू हुआ था। इसलिए यह मान लेना गलत नहीं होगा कि भविष्य में किसी समय अमोस अंततः मुझसे और जूलिया से मिलेगा। ब्लैक हॉट को खोजने के बाद वह बदला लेने के लिए जुल्क्स साम्राज्य जाएगा। अब जब आदित्य को पता चल गया कि यह सब किसने शुरू किया, तो वह आखिरकार अपने दिल को शांत करने में सक्षम था। उसे यह जानकर राहत मिली कि उसके पास भविष्य को बदलने की कुछ उम्मीदें हैं। मुझे जूलिया से इस काले दिल वाली बात के बारे में पूछना होगा। जिस तरह से जुल्क्स राजवंश के राजा ने बात की, उससे यह स्पष्ट था कि काला दिल इस आगामी युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला था। योजक चिन्ह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर सुबह 4:00 बजे। अपने पूरे शरीर और चेहरे को ढकने वाला एक पुराना गंदा लबादा पहने हुए आदित्य अपने कमरे से बाहर निकला और महल छोड़ने के लिए प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। कौन है वहाँ? प्रशिक्षण स्थल पर पूर्णिमा की चांदनी में आदित्य को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके यहाँ आने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। एम्बर, तुम आधी रात को प्रशिक्षण मैदान में क्या कर रही हो? आदित्य ने देखा कि एम्बर के हाथ में तलवार थी। वह जोर जोर से सांस ले रही थी। उसके गंदे कपड़े और अस्त व्यस्त शरीर को देखकर यह स्पष्ट था कि वह आधी रात को प्रशिक्षण ले रही थी। महाराज, मैं आपको न पहचान पाने के लिए क्षमा चाहती हूँ। अंबर ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और आदित्य का अभिवादन किया। हालांकि आदित्य ऐसी बातों के मूड में नहीं था। उसे अभी और भी ज़रूरी काम करने थे। जब से मुझे मौका मिला है, मैंने अपने पुराने कौशल का अभ्यास करने के लिए कुछ समय निकाला है। मुझे उन्हें आखिरी बार इस्तेमाल किए हुए काफ़ी समय हो गया है। आदित्य ने सिर हिलाया। आप जो कर रहे थे उसे जारी रखें, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप कुछ घंटे आराम करें, क्योंकि आज से वे सभी 7 अन्य दासों को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। रात के खाने से पहले वॉटसन ने महल में 700 दास खरीदे थे। ये सब वॉटसन और स्कॉट की बदौलत था जिन्होंने दासों को बसाने में मदद की, अन्यथा आदित्य के लिए यह बहुत बड़ी सिरदर्दी होती। चूंकि महल इतना बड़ा नहीं था कि सभी 700 दासों को समायोजित किया जा सके, इसलिए आदित्य के पास चांदनी रात में किसी व्यक्ति को सोने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि गर्मी का मौसम था, रात के समय ठंडी हवाएं चलती थीं और किसी भी दास को बाहर सोने में कोई समस्या नहीं थी। मैं समझती हूँ। एम्बर अपने दिल में बहुत आभारी थी। वह इस बात के लिए आभारी और खुश थी कि वह उस नर्क को छोड़कर इस जगह पर आ गई जो उसके लिए स्वर्ग से अलग नहीं था। जब एम्बर अभी भी गुलाम थी तो उसे और अन्य लोगों को एक भूमिगत जगह में पिंजरे में बंद कर दिया गया था जहां वे हफ्तों या महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाते थे। एम्बर और अन्य लोगों को हर दिन भोजन मिलता था, लेकिन जो गुलाम आम लोग थे, न कि किसान, उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया जाता था। उन गुलामों को कई दिनों तक भूखा रहने के लिए मजबूर किया जाता है। अंबर के दिल में चल रहे विचारों से अनजान आदित्य ने और समय बर्बाद न करने का फैसला किया। अंबर, वॉटसन को बता देना कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं दोपहर से पहले वापस आ जाऊंगा। एक पल भी इंतजार किए बिना आदित्य गायब हो गया। उसने अपनी पूरी रफ्तार लगाई और देर रात महल से बाहर निकल गया।
अज्योर शहर इतना बड़ा नहीं था। ये शहर एक औसत शहर से थोड़ा बड़ा था। शहर की आबादी, जो कि इस्तारिन राजवंश की राजधानी भी थी, कहीं 50,000 से 70,000 के बीच थी। फसल के मौसम के दौरान राजधानी की आबादी में वृद्धि होती है, जबकि सर्दियों के दौरान चून की राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से गिर रही थी, जिससे हर चीज़ की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी सर्दियां गांवों में बिताने चले जाते हैं, जहां उन्हें भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती। शहर के चारों ओर 12 मीटर ऊंची दीवारें थीं। शहर किला पिछले राजा अहमद के दादा द्वारा बनाया गया था। 100 वर्षों तक किसी भी राज्य ने इस्तारिन राजवंश पर हमला नहीं किया। पिछले राजाओं को कभी भी शहर की दीवारों के जीर्णोद्धार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। नतीजतन शहर की दीवारें बहुत खराब स्थिति में थीं, जिनमें बड़ी दरारें थीं और उन पर काई उग रही थी। चूंकि अजूर शहर के 2 प्रवेश द्वारों पर केवल 100 सैनिक ही लगातार गश्त करते थे, इसलिए कई अपराधी आसानी से शहर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते थे और रात के समय बिना किसी रोक टोक के ज़्यादातर अवैध गतिविधियां होती थीं। बार यही होना चाहिए। चूंकि पिछला आदित्य शराब का आदी था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उसे अपनी राजधानी में मौजूद बार के बारे में पता न हो। दरअसल आदित्य ज़्यादातर समय शराब पीने के लिए इसी बार में आता था। अपराधियों ने इस राज्य के राजा पर ध्यान देना बंद कर दिया जब उन्हें पता चला कि उनका राजा शराब का आदी है। कुछ अपराधी तो अवैध पैसे से आदित्य के लिए शराब की बोतलें खरीदने तक चले गए। पिछले महीने अनगिनत अवैध काम होते देखे, लेकिन कभी आगे बढ़ने की जहमत नहीं उठाई। इसने मेरी छवि को और खराब कर दिया, लेकिन आज मैं इस बार का इस्तेमाल एक अलग उद्देश्य के लिए करने जा रहा हूँ। हुड ने आदित्य के चेहरे को ढक लिया। इस समय लाल होटलों, वेश्याओं के केंद्रों और बार के अलावा बाकी सब बंद था। डिंग। बार का दरवाज़ा खोलते ही आदित्य ने देखा कि बार का माहौल अन्य दिनों की तुलना में थोड़ा अलग लग रहा था। कई लोगों ने अपने ड्रिंक्स का आनंद लेने से पहले एक पल के लिए आदित्य की तरफ देखा। चूंकि यह बार वह जगह थी जहां सबसे ज्यादा अवैध गतिविधियां होती थीं, इसलिए लोगों को अपने चेहरे को बड़े बड़े हुडों से ढंक कर चलते देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आदित्य सीधे बारटेंडर के सामने जाकर बैठ गया। नमस्ते सर, आज मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ? बारटेंडर आदित्य को पहचान नहीं पाया क्योंकि वह पहली बार भेष बदलकर यहाँ आया था। बिना कुछ कहे आदित्य ने एक शाही सोने का सिक्का मेज पर रख दिया और उसे बारटेंडर को दे दिया। बारटेंडर, जो बूढ़ा आदमी था, लालच में अपनी आंखें चौड़ी कर रहा था। उसका हाथ हवा से भी तेज चला और उसने मेज से शाही सोने का सिक्का उठा लिया। मुझे आश्चर्य है कि आज मिस्टर क्या पीना चाहेंगे? बारटेंडर ने तौलिए से गिलास साफ करते हुए पूछा। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कभी पैसे लिए ही न हो या देखे ही न हो। मैं अमोस को बुलाना चाहता हूँ, कृपया। योजक चिन्ह 2300 जोड़ अध्याय। अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 9 अध्याय 9। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 9C9 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बारटेंडर, जो बूढ़ा आदमी था, लालच में अपनी आंखें चौड़ी कर रहा था। उसका हाथ हवा से भी तेज चला और उसने मेज से शाही सोने का सिक्का उठा लिया। मुझे आश्चर्य है कि आज मिस्टर क्या पीना चाहेंगे? बारटेंडर ने तौलिए से गिलास साफ करते हुए पूछा। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कभी पैसे लिए ही न हो या देखे ही न हो। मैं अमोस को बुलाना चाहता हूँ, कृपया। ये शब्द सुनकर बारटेंडर की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन पिछली बार से अलग इस बार उसकी आंखों में एक सदमा था। सर, मुझे डर है कि हम यहाँ अमोस को ड्रिंक नहीं देते। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आदित्य ने मन ही मन कहा। बेशक ये बूढ़ा आदमी सब कुछ जानता था। इस जगह पर सब कुछ पैसे पर चलता था, हर चीज़ का मूल्य था। बिना कुछ कहे आदित्य ने 5 शाही सोने के सिक्के टेबल पर रख दिए। पिछली बार की तरह अंत में भी बारटेंडर ने अपना हाथ बहुत तेजी से हिलाया, जिससे सिक्के गायब हो गए। एक पल के लिए आदित्य को वाकई शक हुआ कि कहीं यह बारटेंडर कोई गुप्त चोर तो नहीं है। चूंकि मिस्टर इतने उदार हैं, इसलिए यह बूढ़ा आदमी आपकी मांग जरूर पूरी करेगा। बारटेंडर ने एक खास तरह का ड्रिंक बनाना शुरू किया। इतनी बार शराब का आदी कहे जाने के बाद आदित्य ने खुद से कसम खा ली है कि वह फिर कभी शराब नहीं पिएगा, लेकिन इस जानकारी के लिए उसे कम से कम एक घूंट तो पीना ही पड़ेगा। पे बनाने के बाद बारटेंडर ने गिलास में हल्का नीला तरल पदार्थ और गिलास के नीचे कागज़ का एक छोटा सा मुड़ा हुआ टुकड़ा दिया। आदित्य ने कागज़ का मुड़ा हुआ टुकड़ा जेब में रख लिया और फिर ड्रिंक का एक घूंट लिया। दूसरों की नज़र में आदित्य ने गिलास से शराब पी ली है, लेकिन असल में तरल अभी भी उसके मुंह में था। इस तरह की गतिविधियां बहुत जोखिम भरी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बारटेंडर लोगों को बेहोश करने के लिए ड्रिंक में अजीबोगरीब चीज़ें मिला देता है। मुझे आपका ड्रिंक बहुत पसंद आया। मैं निश्चित रूप से फिर से आपके पास आऊँगा। यह आदित्य का बारटेंडर को यह बताने का तरीका था कि वह फिर से आने वाला है, लेकिन अगली बार वह कोई भेष नहीं बदलने वाला था। आदित्य जल्दी से बार से बाहर चला गया। जैसे ही वह वापस जाने लगा, उसने देखा कि कई लोग उसका पीछा कर रहे थे। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इस बारटेंडर ने मुझे धोखा दिया। सौभाग्य से मैंने वह ड्रिंक कभी नहीं पी। उद्धरण चिन्ह। अपने पीछे चल रहे लोगों के समूह को देखकर आदित्य उन्हें यहीं मार डालना चाहता था। बहुत बुरा हुआ, तुम कुत्तों को मारने से योजना खराब हो जाएगी।
मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें फिर से देखने आऊंगा। इन लोगों को मारने से बारटेंडर सतर्क हो जाएगा। हो सकता है कि वह बूढ़ा बदमाश भाग भी जाए। मैं उस कमीने को किसी भी तरह नहीं जाने दूंगा, खासकर तब जब मैंने उसे 6 कीमती शाही सोने के सिक्के दिए हैं। 6 शाही सोने के सिक्कों को याद करके ही आदित्य का दिल दुखने लगा। पैसे कमाना आसान नहीं था, लेकिन पैसे खर्च करना हमेशा बहुत आसान था। आदित्य जानबूझकर एक अंधेरी गली में चला गया। जब उसका पीछा करने वाले लोग भी गली में पहुंचे, तब तक आदित्य गायब हो चुका था। स्वूश! किसी को पता चले बिना ही आदित्य एक छत से दूसरी छत पर कूद गया और शहर के दूसरी तरफ बढ़ता रहा। आदित्य इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि पहले दर्जे के साधक भी उसे आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाए। साथ ही उसका काला लबादा उसे अंधेरे में और भी घुलने मिलने में मदद कर रहा था। आज आदित्य ने कुछ पुष्टि की अपने वंश को जगाने के बाद, और जब उसने अपना वर्ग चुना तो उसके वर्तमान आंकड़े प्रथम क्रम के शरीर साधकों से ऊपर थे। प्रथम क्रम साधकों के पास कुल 250 जोड़ आंकड़े बिंदु हैं, जबकि आदित्य के कुल आंकड़े बिंदु 375 जोड़ थे। यही कारण है कि वह बिना अधिक प्रयास के सभी भाड़े के सैनिकों का सामना करने में सक्षम था। अपने कौशल और मुफ्त आंकड़े बिंदु का उपयोग करके आदित्य को विश्वास है कि वह एक मध्य 2 क्रम साधक के खिलाफ भी जा सकता है और जीवित रह सकता है। जब आदित्य शहर के पश्चिमी छोर पर था और कुछ पुराने लकड़ी के मकानों के पास से गुजरने वाला था, तो अचानक उसने एक चीख सुनी जिससे उसकी गति रुक गई। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरे स्वामी, कृपया इस नीच व्यक्ति को क्षमा करें। मैं आपसे लिए गए सारे पैसे वापस करने की शपथ लेता हूँ। बस मुझे कुछ और दिन दे दीजिए। कृपया हमारा घर मत जलाए। उत्सुकता से आदित्य ने एक नज़र डालने का फैसला किया। वहाँ एक मोटा आदमी था जो गुंडों के एक समूह के सामने घुटने टेक रहा था। उनके सामने घुटने टेकने वाला वह आदमी लगभग 38 साल का था। चांदनी में आदित्य देख सकता था कि गुंडों ने उस आदमी को पीटा था, जिससे उसके चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा क्यों लगता है कि यह पूरा दृश्य किसी घिसे पिटे उपन्यास से लिया गया है। आदित्य ने थोड़ी देर तक सब कुछ देखने का फैसला किया। क्या आपको समय मिलेगा? हमने आपको 1 साल पहले पैसे दिए थे। आपने अभी तक ब्याज नहीं चुकाया है और असल रकम भी नहीं चुकाई है। हमारा कारोबार ब्याज पर चलता है। हमने ये कारोबार आप जैसे लोगों को दान देने के लिए नहीं खोला है। ठग की एक बात सुनकर मोटे आदमी का पूरा शरीर कांप उठा। ये सच था कि उसके पास अपने परिवार का पेट पालने के लिए पैसे कमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस आदमी को लगा कि वह सारे पैसे चुका देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जाल में फंस चुका है। 5 महीने बाद ही उसे पता चला कि ये लोग बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं। लेकिन सर, जब मैंने पैसे लिए थे तो आपके लोगों ने हमें बताया था कि ब्याज केवल 10% होगा। लेकिन अब आप 60% ब्याज ले रहे हैं, और वह भी हर महीने। कृपया सर, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी है। टकराना। एक गुंडे ने मोटे आदमी के पेट पर लात मारी। तुमने हमसे बात करने की हिम्मत की। तुम खुद को क्या समझते हो? बस इतना ही। हम यहाँ कोई समय बर्बाद नहीं करेंगे। उसके पूरे परिवार को उसके घर के साथ जला देंगे। आदमी ने उठने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसके शरीर में दर्द उसे उठने और गुंडों को रोकने की अनुमति नहीं दे रहा था। इस समय वह बेहद शक्तिहीन महसूस कर रहा था। एलेक्स के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसका परिवार घर के अंदर बंधा हुआ था। अपने प्यारे परिवार को बचाने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता था कि गुंडे धंधा करने लगे हैं। अचानक आई आवाज़ सुनकर हर गुंडा चौकन्ना हो गया। सबने एक निश्चित दिशा में देखा, तभी छत पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, जिसका चेहरा हुड से ढका हुआ था। आप कौन हैं? टस्क। क्लासिक क्लिच लाइन। क्या तुम लोग कुछ और नहीं पूछ सकते? जो भी हो, मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। इससे पहले कि कोई भी ठग समझ पाता कि क्या हो रहा है, आदित्य के शरीर से बिजली की एक लाल किरण निकली। पिघली हुई बिजली 10 छोटी बिजली में विभाजित हो गई और आदित्य के सामने खड़े हर ठग पर गिर गई। सबसे अद्यतित एनवल्स एंड 012 एंड को पर प्रकाशित होते हैं। कमज़ोर लोग। मुझे इन लोगों से किसी अनुभव अंक की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद आदित्य ने अपना चेहरा ढकने वाला हुड हटा दिया और एलेक्स नाम के व्यक्ति के सामने उतरा। अरे यार, कैसे हो? आदित्य ने एलेक्स को खड़ा करते हुए पूछा। इतना अच्छा नहीं, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को बचाने के लिए शुक्रिया। उस आदमी ने आदित्य के सामने सिर झुकाया। कोई बात नहीं, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये गुंडे कौन थे? आदित्य इस आदमी और उसके परिवार को सिर्फ दयालुता के कारण नहीं बचा रहा था। उसे तो इन गुंडों के नेता की तलाश थी। एक महान व्यक्ति ने कहा था, लूटपाट अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है। आदित्य बिल्कुल उसी व्यक्ति की बात पर अमल कर रहा था। अमीर बनने का सबसे तेज तरीका इस शहर के अपराधियों को निशाना बनाना होगा। इस तरह आदित्य एक ही तीर से 2 शिकार कर सकता है। इस तरीके से अपराध दर कम होगी और उसके खजाने में भी इजाफा होगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह विलेक्रू समूह था। विलेक्रू, क्या वे समुद्री डाकू हैं या क्या? ये कैसा बेवकूफ़ाना नाम है। एलेक्स ने अजीब तरह से आदित्य की तरफ देखा। यह इस शहर के सबसे बड़े गिरोहों में से एक था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। भले ही इस व्यक्ति में उन्हें मारने की ताकत हो, लेकिन उसे उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। सर, मुझे लगता है कि आपको विलेक्रू को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने सुना है कि उनकी संख्या 200 से ज़्यादा है। उनका नेता एक भयानक ताकत वाला आदमी है। अफवाह है कि विलेक्रू का नेता एक मिड सेकंड ऑर्डर बॉडी कल्टिवेटर है। अच्छा, वैसे मेरा नाम आदित्य है। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम एलेक्स है। मेरा कोई पारिवारिक नाम नहीं है। इस दुनिया में केवल अमीर और कुलीन लोगों को ही पारिवारिक नाम रखने की अनुमति है, जबकि आम लोगों को पारिवारिक नाम रखने की परवाह नहीं है। जबकि अमीर और कुलीन परिवार पीढ़ियों के लिए अपने पारिवारिक नाम को संरक्षित करना चाहते हैं, आम लोगों के मन में कुलीन लोगों जैसी सोच नहीं होती। एलेक्स, क्या तुम जानते हो कि मैं इस विलेक्रू गिरोह को कहाँ पा सकता हूँ? आदित्य की आंखों में हत्या की नीयत चमक उठी। उस दुस्वप्न के बाद आदित्य किसी पर अपना गुस्सा निकालना चाहता है। मुझे पता है कि विलेक्रू गिरोह अपना कारोबार कहाँ चलाता है। अच्छा, वैसे मैं ये देखे बिना नहीं रह सकता कि तुम गणनाओं के बारे में जानकार हो। इससे पहले आदित्य ने एलेक्स को ब्याज के बारे में बात करते सुना था। ऐसा लगता है कि एलेक्स को गणित के बारे में बहुत कुछ पता था। हाँ, पिताजी व्यापारी हुआ करते थे। उन्होंने मुझे वित्त के बारे में सब कुछ सिखाया जो मैं जानता हूँ। एलेक्स ने अजीब नज़र से जवाब दिया। आदित्य से पहले किसी ने भी एलेक्स से उसके वित्तीय ज्ञान के बारे में नहीं पूछा था। बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है एलेक्स। बताओ एलेक्स, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो? मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खाने और रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें हर महीने 5 सोने के सिक्के भी दूंगा। आदित्य किसी कारण से बहुत उत्साहित लग रहा था। वॉटसन एक बटलर थे, वित्तीय विशेषज्ञ नहीं। ये सब 100 साल की ज्ञान की बदकिस्मती ही थी कि वॉटसन आदित्य को फाइनेंशियल जॉब में मदद कर पाए। जैसे जैसे उनकी वित्तीय स्थिति सुधरेगी, वॉटसन के काम का बोझ भी बढ़ेगा। वॉटसन के पास अन्य काम भी थे। आदित्य वॉटसन को अपने साथ एक दिन भर काम नहीं करवा सकते, इसलिए जल्दी या बाद में आदित्य को एक सहायक की आवश्यकता होगी। एलेक्स ये काम बिल्कुल सही था। जब तक आदित्य ने उन्हें कुछ हफ्तों तक पढ़ाया है, एलेक्स को बातें समझ में नहीं आईं और वह आदित्य के मार्गदर्शन के बिना काम करने में सक्षम हो जाएंगे। सर, क्या मैं जान सकता हूं कि आप मुझे किस तरह की नौकरी की पेशकश कर रहे हैं? एलेक्स ने पूछा। तुम्हें बाद में पता नहीं। अभी के लिए इस राशि को अपने साथ ले जाएं और इसे वाटसन नाम के व्यक्ति को दे दो। एलेक्स ने चमकदार लाल तराजू को देखा जो एक नाक के आकार का था। भूकंप में बहुत तूफान था और अंधेरे में भी चमक दिखाई दे रही थी। ये स्कैंडल का आदित्य ड्रैगन स्कैंडल था। चतुर्थ आदित्य ने हाल ही में अपने ड्रैगन राजवंश को जागृत किया था, इसलिए वह अभी भी ड्रैगन में दृष्टांत नहीं हो सका। जब तक आदित्य दूसरे क्रम तक क्षेत्रीय में शामिल हो जाता है, तब तक उसे ड्रैगन में शीट होने में सक्षम होना चाहिए। उम्र के साथ लेबल होते हैं जाने वाले ड्रैगन, वैम्पायर और फॉक्स लोगों के विपरीत एल्वेस अपनी उम्र के साथ ही स्पेक्ट्रम होते हैं। भले ही आदित्य साधना बंद कर दे, लेकिन उसकी साधना उसकी उम्र के साथ कम रहेगी। लेकिन आदित्य के लिए यह प्रक्रिया बहुत धीमी होगी। उसे दूसरे क्रम में 100 वर्ष लग सकते हैं। उदाहरण के लिए ड्रैगन अपनी आयु पर प्रतिबंध के बजाय साधना करना पसंद करते हैं। हालांकि आदित्य अभी भी ड्रैगन में पायलट नहीं हो सकता है, लेकिन उसने देखा कि उसकी ताकत जैसी जैसी होती जा रही है, वह अपने ड्रैगन शरीर पर पायलट हो सकती है। ये गहरा लाल स्केल जो उसने एलेक्स को दिया था, वह उसका हस्ताक्षर है जिसे वॉटसन बताता है। अपने परिवार को साथ ले जाओ और महल की ओर चलो। ये नीलकंठ आदित्य कुछ एम्ब्राल्टर समुद्री डाक टिकटों से निकला था जो उसकी जमीन पर रह रहे थे। महल की ओर जा रहे हैं। एकमात्र महल जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वह राजा का महल है। इसका क्या मतलब है? एलेक्स का पूरा शरीर उत्साह में कांप उठा। हौसला इतना ज्यादा था कि अब उसे अपने शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। एलेक्स क्विक से अपने घर में भाग गया और अपने अनुयायियों और बच्चों को मुक्त कराया और उन्हें इस अद्भुत समाचार के बारे में बताया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, तुम कौन हो? एक व्यक्ति ने दाहिनी आंख पर एक माप का निशान लगाया था और जो अपने हाथ में सिगार पकड़ लिया था। उसने उस लेबादारी व्यक्ति से पूछा जो अभी अभी उसके घर में पकड़ा गया था। चलो बस इतना ही कहो, मैं नरक चला जाता हूँ। ये कहा गया आदित्य विलेक्रू के नेताओं की ओर से। योजक चिन्ह, अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। मैं अपलोड करता हूँ, आप पावर स्टोन्स के साथ मेरा समर्थन करते रहें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 10 अध्याय 10 गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 10C10 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम कौन हो? एक व्यक्ति ने दाहिनी आंख पर एक माप का निशान लगाया था और जो अपने हाथ में सिगार पकड़ा हुआ था। उसने उस लेबादारी व्यक्ति से पूछा जो अभी अभी उसके घर में फंसा हुआ था। चलो बस इतना ही कहो, मैं नरक चला जाता हूँ। ये कहा गया आदित्य विलेक्रू के नेताओं की ओर से। टोरकना, आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? क्रूर दुष्ट गिरोह के नेता ने आदित्य के हमलों से खुद को बचाते हुए पूछा। बॉडी कल्टीवेस्टर के कारण इस आदमी के होने की संभावना आदित्य से अधिक थी, लेकिन आदित्य के पास मार्क क्षमता में बढ़ोतरी थी। मैं ब्याज चुकाने आया हूँ, आदित्य ने अनाधिकृत मॉडलों में दिया जवाब और एक बार फिर आमिर नाम के शख्स पर हमला। झंकार, ब्याज चुकाना है? मुझे याद नहीं कि मैंने शत्रु का भुगतान किया है। ऐसा कहा जाता है। आमिर ने आदित्य को पीछे की तरफ घुमाया और फिर 10 मीटर दूर चला गया। आमिर नाम का यह व्यक्ति 5 फीट 5 इंच वजन का था। उनका शरीर दुबला पतला और मांसल था। उसकी दाहिनी आंख पर निशान उसे दिखावटी दिख रहा था। आमिर के लंबे काले बाल थे जिसमें वह एक बन में बांधा था। उन्होंने एक काले किमोनो परिधान को समुद्री डाकू के प्रतीक के रूप में बनाया था।
आमिर यहाँ एक मध्य दिव्य क्रम का शारीरिक चिकित्सक था। सामान्य साधकों के विपरीत उसकी साधना उसके शरीर को मजबूत बनाने पर केंद्रित थी। खैर, मुझे नहीं पता कि किस कमीने ने यहाँ पर पत्थर भेजा है। मैं हथियार लेकर नहीं जाऊंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर पर इस दुष्ट गिरोह के अधिकांश सदस्य नशे में थे और नशे में थे। क्या सुना कि उस शराब के आदी व्यक्ति ने आज क्या किया? बेशक मैंने ऐसा किया। मैं यहाँ था जब नौलर परिवार के मुखिया को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही थी। उसे कम करने वाले राजा की बदकिस्मती आज हमें अपने मुनाफे से कर चुकाने के लिए मजबूर कर देगी। मैं प्रार्थना खाता हूँ कि एक दिन मैं उस राजा को अपने हाथों से मार डालूंगा। बेवकूफ़, तुम बस एक प्रथम श्रेणी के साधक हो। मैंने जो सुना है उसके अनुसार राजा के पास एक दाहिना हाथ है जो एक प्रथम श्रेणी के साधक भी आसानी से मारा जा सकता है। बस हमारा शक्तिशाली नेता ही इस राजा के शासन में है को खत्म कर सकते हैं। हाँ, अगर सामान इसी तरह की चलती है तो हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। जब गैंग के सदस्य यूनिट में बात कर रहे थे तो उन्होंने अचानक एक तेज आवाज़ उठाई। टॉम, सभी ने अपनी बाईं ओर देखा तो दो मंजिलें एक दूसरे से लड़ रही थीं। आदित्य ने अपनी तलवारें आमिर की गर्दन पर तानते हुए आगे बढ़ाईं, लेकिन अंतिम क्षण में समुद्री मछली के नेताओं ने युवा ड्रैगन के पेट पर एक प्रतिद्वंद्वी को उड़ा दिया। आदित्य को 5 मीटर पीछे भेज दिया गया। विच्छेदन विनाशकारी ने मेरी पसलियां लगभग विश्लेषित की। मुझे सावधान रहना होगा। पेट में दर्द को अनदेखा करते हुए आदित्य ने जल्दी से अपना एक भूखा इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा बोल्ट। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अमीर की दिशा में बिजली की एक लाल चमक प्रदर्शित की गई। एक मध्यम द्वितीय श्रेणी के शारीरिक चिकित्सक होने के नाते आमिर ने जल्दी से अपनी पीठ मोड़ ली और पिघले हुए वोल्ट को केवल कुछ इंच से चकमा दिया। जब वोल्ट उसके सीने के पास से गुजरा तो आमिर ने एक छोटे से सेकंड में हमलों के भयंकर तापमान को महसूस किया। आदित्य के बारे में कहा जाता है कि आमिर ने अपने द्वितीय हमलों को चकमा दे दिया था। वह इतना मूर्ख नहीं था कि उसने सोचा था कि उसके आक्रमण ने मध्यक्रम को प्रभावित किया था। जैसे ही आमिर ने बोल्ट लगाया, यंग ड्रैगन ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। सिस्टम, मेरे सभी मुफ्त आंकड़ों को मेरी चपलता में जोड़ दो। पिघले हुए बोल्ट से तुरंत बाद आमिर की नज़र पड़ी आदित्य पर। वह हमला बहुत शक्तिशाली था। मैं उसके हमलों को अपने ऊपर नहीं आने दे सकता, वरना मैं टूट जाऊंगा। जैसे ही आमिर आदित्य से दोस्ती के लिए तैयार हुए, उन्होंने शौक कर अपनी इनलाइन चौड़ी कर ली। क्या क्लैंग। जब आदित्य कुल मिलाकर 3 मीटर दूर था तो उसकी गति अचानक बढ़ गई। जैसे ही आमिर ने तलवारों की नोक को देखा जो उसकी छाती को पकड़ने वाली थी, आमिर ने दांत पीसते हुए वैसे ही अपने खंजरों से हमलों को हासिल करने की कोशिश की। झंकार। मैंने सोचा था कि यह विवाह जीवन समाप्त होने के लिए काफ़ी होगा। आदित्य ने आमिर की छाती पर छोटे से घाव को देखा। महान उछाल। अगले ही पल आमिर को अपने पास से लाल लैपटॉप की एक बड़ी लहर का सामना करना पड़ा। बिना कुछ सोचे समझे, बस अपनी सहज बुद्धि पर विश्वास करते हुए जल्दी ही आमिर से बाईं ओर चला गया। लेकिन जैसे ही आमिर का बायां हिस्सा बढ़ा, वह आदित्य के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान का आकलन करता है। कुछ खास है। इससे पहले कि वह समझे कि क्या हो रहा है, जैसे ही आमिर ने बाईं ओर चौथा कदम रखा, उसके बाएं पैर में आग लग गई। शहर के पश्चिमी हिस्सों में सभी सुपरस्टार्स और गुंडों ने आमिर की स्पीड और ड्रम स्क्रीम शामिल हैं। आमिर ने जल्दी से नीचे देखा। अपने बाएं पैर के ठीक नीचे लावा दर्शक आमिर के चेहरे पर एक सिद्धांत भाव उभर कर आया। सबसे बड़ा बोल्ट। बिना समय बर्बाद किए आदित्य ने अपनी दोनों हथेलियां एक साथ जोड़ लीं। एक ताकतवर लाल नारंगी बिजली अमीर की ओर से चमकती और उसकी छाती पर लगी। टोरकना। आमिर 15 मीटर से अधिक दूर उड़ गया। उसने शहर की दीवारों को सीधे कुचल दिया और उसके नीचे की कीमतें भी टूट गईं। खांसी। 20 मीटर दूर उस व्यक्ति को देखा गया जो उसके शरीर के चारों ओर लाल लपटें नृत्य कर रहा था। मरते समय आमिर के मन में केवल एक ही प्रश्न था, कैसे? कुछ सेकंड बाद समुद्री तट के सरदार की अंतिम यात्रा हो गई। उनका पूरा शरीर अभी भी शहर की दीवार पर अटका हुआ था। पिघले हुए वोल्ट ने अपने चेस्ट, रिकॉर्ड्स और जॉगों को जला दिया था। डिंग। होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिलते हैं। डिंग। होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिलते हैं। डिंग। होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिलते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग। होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिलते हैं। डिंग। होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। अगर मैंने अपनी विस्फोट तरंग का इस्तेमाल नहीं किया होता तो मैं लड़ाई नहीं जीत पाता। विस्फोट तरंग मुझे एक निश्चित सीमा तक लावा को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। जब हम जमीन पर उतरे तो मैंने पहले से ही यह जाल बना रखा था। मुझे बस आमिर को सही स्थिति में लाने के लिए फुसलाना था। इसलिए मैंने आमिर को जाल की ओर ले जाने के लिए आग की एक नकली लहर लॉन्च करने के लिए फायरी ब्लेज का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसके पैर लावा को छुए, मुझे पता चल गया कि मुझे अपना मौका मिल गया है। तुरंत सीखना और अनुकूलन एक भयानक कौशल है। जब लड़ाई शुरू हुई तो आदित्य का दिमाग अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सही काउंटर खोजने पर काम कर रहा था। दोनों आदित्य ने कभी किसी इंसान या जानवर को नहीं मारा था, लेकिन साइलेंस माइंड की बदौलत आदित्य का दिमाग इस स्थिति में शांत रहा। अब जब मैंने जड़ का ख्याल रख लिया है तो बाकी को साफ करने और सब कुछ लूटने का समय आ गया है। अगले ही पल आदित्य अपनी जगह से गायब हो गया।
इसके बाद जो हुआ उसे चंद शब्दों में कहा जा सकता है, शुद्ध वध। देर रात को जब अज्योर शहर के लोग चैन की नींद सो रहे थे, शहर के पश्चिमी हिस्से में जहां ज्यादातर गिरोह मौजूद थे, विले क्रू गिरोह की चीखें सुनाई देने लगीं। आदित्य ने विले गिरोह के 200 सदस्यों के खिलाफ पूरी तरह से उत्पात मचा दिया। उस रात आदित्य ने अपनी तलवार और अपने काले लबादे को विले क्रू गिरोह के सदस्यों के खून से रंग दिया था। कत्लेआम 5 मिनट के भीतर खत्म हो गया, लेकिन वह 5 मिनट अज्योर शहर में सबसे भयावह समय में से एक था। छोटे छोटे गिरोह जो विले क्रू के सहयोगी थे, उन्होंने आदित्य को रोकने की कोशिश की। ब्लेज ड्रैगन निश्चित रूप से उन लोगों को जाने नहीं देगा। विले क्रू के 200 से ज्यादा सदस्यों को मारने के बाद वह आसपास के छोटे गिरोहों को मारने चला गया। जब तक आदित्य रुका तब तक अज्योर शहर का पूरा पश्चिमी हिस्सा अराजकता में था। लपटे गिरोहों के ठिकानों को जला रही थीं, सड़कें लाल खून से रंगी हुई थीं और सड़कों पर लाशें पड़ी थीं। जब नरसंहार समाप्त हुआ तो आदित्य ने 30 मिनट के भीतर 600 जोड़ से ज्यादा अपराधियों का कत्लेआम कर दिया था। जिस किसी ने भी उस रात आदित्य को देखा वे सदमे में थे। उन बदकिस्मत लोगों ने देखा कि आदित्य ने अपने पीड़ितों को कितनी बेरहमी से मारा था। एक समय ऐसा आया जब आदित्य की हत्याओं की संख्या 500 जोड़ तक पहुंच गई। आसपास के अपराधी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हालांकि आम लोगों के अलावा आदित्य को देखने वाला कोई भी अपराधी जिंदा नहीं बचा। चूंकि ज्यादातर अपराधी सिर्फ प्रथम श्रेणी के शरीर साधक थे, इसलिए कोई भी आदित्य को चुनौती नहीं दे पाया। गिरोहों से निपटने के बाद आदित्य ने उनकी सारी लूट वापस महल में ले ली। ये सब करने के बाद आदित्य बिना कोई आवाज किए अज्योर शहर से निकल गया, क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम करना था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य परिवर्तन। बहुत समय पहले जब इस्तारिन राजवंश की स्थापना हुई थी तो 3 शक्तिशाली राज्यों ने मिलकर इस्तारिन राजवंश का गठन किया था। इस्तारिन राजवंश के पहले राजा ने अन्य 2 शक्तिशाली राज्यों को जुलुक्स राजवंश और नेपो का साम्राज्य की सीमाओं के पास 2 शहर दिए थे। दोनों शहरों ने इस्तारिन राजवंश को दोनों पड़ोसी राज्यों से बचाने के लिए किले के रूप में भी काम किया। इस्तारिन राजवंश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित ईस्टगार्ड नोबल हाउस ने जराका शहर पर शासन किया। पीढ़ियों से ईस्टगार्ड नोबल हाउस जराका शहर पर शासन करता रहा है और घुसपैठियों से उसकी रक्षा भी करता रहा है। जबकि इस्तारिन राजवंश के पश्चिमी भाग में सीमाओं के पास स्थित सरलस नोबल हाउस ने व्राने शहर की रक्षा की। जराका और व्रेन शहरों के दोनों शासक असंतुष्ट थे और इस बात से नाराज थे कि राजा अहमद ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना अगला राजा चुना जो उनके वंश को भी नहीं जगा सकता। दोनों कुलीन घराने इस फैसले से बहुत नाखुश थे। आदित्य द्वारा इस्तारिन राजवंश के प्रति वर्षों की लापरवाही के कारण दोनों कुलीन घराने अपने अपने तरीके से काम करने लगे। दोनों कुलीन घरानों ने कर देना बंद कर दिया। इसके बजाय दोनों कुलीन घरानों ने सेना में भारी निवेश किया और अपनी सेना की संख्या बढ़ाई। जराका शहर पर शासन करने वाले ईस्टगार्ड नोबल हाउस ने इस्तारिन राजा के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। ईस्टगार्ड नोबल हाउस ने अनौपचारिक रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। रयान ईस्टगार्ड, जो जराका शहर का शासक और ईस्टगार्ड नोबल हाउस का मुखिया था, ने चीजों को अगले चरण पर ले जाने का फैसला किया। अपने पूर्वजों के विपरीत जिन्होंने इस्तारिन राजवंश के राजा की सेवा करने की शपथ ली थी, रयान एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो अपने क्षेत्रों को जीतना और उनका विस्तार करना चाहता था। वह सम्राट बनना चाहता था। सोने और लाल कालीन से सजे एक बड़े हॉल में एक शानदार कुर्सी पर बैठे हुए जराका शहर के शासक रयान ने रिपोर्टें सुनी। महाराज, मुझे अज्योर शहर से कुछ गंभीर समाचार मिले हैं। ईस्टगार्ड कुलीन घराने के कमांडर जैन ने रयान के सामने घुटने टेक दिए, जो अब खुद को जराका शहर का राजा कहता था। क्या खबर है? जैन ने दांत पीसते हुए सिर नीचे करते हुए जवाब दिया। आज राजा आदित्य के आदेश पर अज्योर शहर के सबसे बड़े व्यापारी परिवारों में से एक को कर न चुकाने के कारण सार्वजनिक रूप से मार दिया गया। इतना ही नहीं, राजा आदित्य ने शहर के अन्य व्यापारियों को भी कर चुकाने के लिए चेतावनी संदेश भेजा। रयान एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसके लंबे सफेद चांदी के बाल उसकी कमर तक पहुंचते थे। वह हमेशा अपनी कमर पर तलवार रखता था। 30 साल का दिखने के बावजूद रयान असल में 60 साल का था। एक सुंदर आदमी होने के नाते रयान की कई पत्नियां और रखैलें थीं। इस समय जराका शहर का सुंदर शासक बहुत प्रसन्न नहीं दिख रहा था। जैन, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उस कमीने को औपचारिक रूप से मत बुलाओ? वह राजा बनने के लायक नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज। जैन ने अपना गुस्सा न दिखाने की पूरी कोशिश की। जैन एक आम आदमी था जो अज्योर किंग शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव का रहने वाला था। जैन इस राजवंश की सेवा करने के इरादे से एक सैनिक बन गया। जैन अपने गांव की रक्षा करना चाहता था, इसलिए वह जराका शहर आ गया। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के कारण जैन जल्दी ही रैंक में ऊपर उठ गया। आखिरकार वह अपनी सेवा के सिर्फ 4 साल बाद ही कमांडर बन गया। जब तक उसे सच्चाई का पता नहीं चला तब तक सब कुछ उसके लिए शानदार चल रहा था। रयान अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, इसलिए उसने सिल्वर मीडो ग्रोव जंगल की ओर अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा करने की प्रक्रिया में रयान के एग्रीमेंट्स ने जैन को कई गरीब लोगों की जान लेने के लिए मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, रयान कुछ महीने में राजा आदित्य को धोखा देने की भी योजना बना रहा था। ठीक है, तुम जा सकते हो। रयान खड़ा हो गया और अपना सिर झुकाने के बाद, हालांकि वह ऐसा नहीं चाहता था, जैन हवेली से बाहर चला गया। हवेली छोड़े जाने के बाद जैन ने किसी व्यक्ति को बिना बताए एक संदेश लिखा।
योजक चिन्ह। अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।